तो आपका राजनीति में आना हुआ चुनौती था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था? चुनौती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग, पिताजी, चाचा सभी सरकारी नौकरी में थे। तो स्थिति भी वर्तमान में दिख रही है। क्या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है? बहुत कुछ काम करना बाकी है। आज मैं अपने आदिवासी वर्ग की बात करूं, मेरा सवाल अब भी वही है सर, जो सुविधाएं वहाँ की जनता तक पहुँचना चाहिए, आदिवासियों तक पहुँचना चाहिए, वो पहुँच नहीं पा रही है। तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते अभी तक उन लोग इसे नहीं, मैंने आपको बताया कि नक्सली जो है उस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास मुख्य रूप से चुनौती क्या क्या, जिनके ऊपर लगता है कि अभी आपको काम करने की ज़रूरत है? हमारा जो आदिवासी वर्ग है उसको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं आज पूर्णतः नहीं मिल पाई हैं। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी टी.एस. सिंहदेव से, तो उनका कहना था कि जो 5 साल का कांग्रेस का है कार्यकाल, वो अभी स्वर्णिम अक्षर में लिखने के लायक है। कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी उसके कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन किस प्रकार के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा वो भी समझने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जो 1.5 साल का समय छत्तीसगढ़ में रहा है बीजेपी का, उसी रास्ते में आगे बढ़ी, या फिर भी सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल हो गया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेके काम करती है और हमारा अगला लक्ष्य विकसित भारत तो है ही। विकसित भारत तभी होगा जब हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा। तो क्या लगता है कि सुशासन का असर है कि कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही थी उसको जनता ने नकारा है? देखिए, विष्णु देव जी का जो सुशासन है उसका निश्चित रूप से असर है। हालांकि शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमेशा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र के जो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। साथ ही कुछ ऐसे पहलुओं को भी जानने का प्रयास करते हैं जो अभी तक अनछुए या अनभिज्ञ रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं, और हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव भी रहता है कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे साथ मेहमान है एक्चुअल में वो है कौन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं वो आपके बारे में जानते हैं। फिर भी सर हमारा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा बताएं कि कौन है विकास मरकाम जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई आपकी? विकास मरकाम कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लगभग 35-36 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से शाखा में आना जाना चालू हुआ। शाखा में आते आते मुख्य शिक्षक बना। मुख्य शिक्षक बनने के बाद प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया, प्रथम वर्ष किया, और समाज सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और 90-91 के आसपास फिर राजनीतिक क्षेत्रों में भी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश हुआ करता था, पटवा जी की सरकार थी, तो पटवा जी के माध्यम से, उनके सरकार के माध्यम से गरीब लोगों को फ़ायदा दिलाने का प्रयास किया और राजनीति में उस समय से फिर इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ। तो क्या आपका जो राजनीति में आने का कारण है वो अचानक ऐसे, जैसे आप संघ में जाना शुरू किए, उनके जो एक सिद्धांत है उसको अपनाने के बाद जो जनता की सेवा के लिए जो योजनाएं थी उन तक पहुंचाने के लिए आपका राजनीति में आना हो, कि जब आप स्कूल जीवन में थे तब से आपका रुचि राजनीति? स्कूल जीवन में ही संघ के नज़दीक पहुंचा, मुख्य शिक्षक बना, और मुख्य शिक्षक बनने के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, चूँकि एक ही विचारधारा के हम सब लोग थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा रुख गया, इंटरेस्ट गया। और उसके बाद बूथ में काम करना चालू किया। बूथ में मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची बांटना, फिर बूथ में युवा मोर्चा का, मैं वार्ड का, टिकरापारा वार्ड का महामंत्री बना। उसके बाद मंडल में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना। धीरे धीरे जिले में पदाधिकारी बना, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना। जिले में भारतीय जनता पार्टी का, जिस समय 2001 जिस समय अजीत जोगी
मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जिला मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया और लगातार उस समय जितना संघर्ष हुआ, जोगी जी के खिलाफ संघर्ष, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, आतताइयों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी, आपको कभी लगा कि मुझे बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में जाना चाहिए? जैसे कि सबका इच्छा रहता है कि मुझे कुछ बेहतर मिले, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस विचारधारा से हूँ, जिस विचारधारा को पसंद करता हूँ, वो मुझको लगा कि यही पार्टी है जो मेरी विचारधारा के अनुसार चलती है, जो मेरे मान सम्मान को बढ़ाती है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में, और आज तक मैं दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। जी, अभी आपने कहा कि आपका राजनीति के आने के पीछे का कारण है जनता की सेवा, तो क्या राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा की जा सकती है? निश्चित रूप से राजनीति जो है वो सेवा का एक माध्यम है। हालांकि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो सत्ता को सुख का साधन समझते थे। लेकिन जिस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किए, उस समय दूर दूर तक हम लोगों ने नहीं सोचा था कि 1991-92 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी, वार्डों में हमारे पार्षद हो पाएंगे। हम दूर दूर तक इस बात की कल्पना नहीं करते थे, लेकिन मन में एक बात था कि हमको गरीबों की सेवा करना है, हमको राष्ट्र की सेवा करना है, हमको अपने समाज की सेवा करना है, और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहे। जी, जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, तो आपका राजनीति में आना हुआ चुनौती था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था? चुनौती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग, पिताजी, चाचा सभी सरकारी नौकरी में थे। लेकिन संघ के नज़दीक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जानने का मौका मिला, और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से मेल मुलाकात, बातचीत होती रही, तो निश्चित रूप से उसके कारण जो है मेरा लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति हुआ। जी, इस बात से आप भी वाकिफ़ होंगे सर, जैसे कि आप 90 की दशक का जो राजनीति बोल रहे हैं, और उस समय जो राजनीति में आता था या फिर आते थे, उनका एक सैद्धांतिक सोच होता था। लेकिन जब हम आज की राजनीति की बात करते हैं तो एकदम परिवर्तन हो गया है। आज मनी पावर या फिर विल पावर, ये पद का ये सब हो गया, तो क्या लगता है कितना कुछ बदला है तब में और अब में? बदलाव तो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज भी वो राष्ट्र सेवा, वो देश के प्रति लगाव, वो समाज के प्रति लगाव आज भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति दिखेगा, कार्यकर्ताओं में दिखेगा। आप नारों से भी समझ सकते हैं। आज यदि भारत माता की जय का जयकारा यदि कोई दल करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेसी आज तक भारत माता की जय का नारा नहीं लगा पाए। आज भी यदि खुलेआम वंदे मातरम का नारा कोई जयकारा करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। कांग्रेसी आज भी ये नारा जयकारा नहीं कर सकते। तो उनका ये भी कहना है कि अगर हम जय श्री राम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, तभी हम हिंदू नहीं हैं। वो बीजेपी उसका झंडा लेकर, ठेका लेकर बैठ गए हैं कि वो ही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं। तो देखिए, मैंने जय श्री राम का नारा नहीं कहा, मैंने कहा कि भारत माता की जय, जिसको हम अपनी माता मानते हैं, जिस देश को, जिस राष्ट्र को मूर्त रूप से हम पूजते हैं, उसकी जय बोलने में क्या आपत्ति हो सकती है। और जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम ऐसा गान था जिसके माध्यम से हमारे लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक ताकत मिलती थी, एक शक्ति मिलती थी। आज वो भी जयकारा यदि कांग्रेसी नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं। जी, आप अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो स्थिति भी वर्तमान में दिख रही है, क्या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है? बहुत कुछ काम करना बाकी है। आज मैं अपने आदिवासी वर्ग की बात करूं तो आज 75 वर्ष देश के आज़ादी को हो गए। 75 वर्ष में आज तक कभी किसी राजनेता ने, कभी किसी दल ने नहीं सोचा था कि आदिवासी वर्ग का भी कोई राष्ट्रपति हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार
भारतीय जनता पार्टी की जब बहुमत की हमारी सरकार बनी तो पहली बार राष्ट्रपति के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारी आदिवासी समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनाया और आज वो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर वो हैं। ये सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी तो उन्होंने कहा था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ विकास की अपार संभावना है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने जब यहाँ मुख्यमंत्री बनाया तो नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। आज उस गलती को किसी ने स्वीकारा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। और असली मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने विष्णुदेव साय जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे पास एक असली आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में इस छत्तीसगढ़ में विराजमान है, जो छत्तीसगढ़ियों के और आदिवासियों के सुख में, दुख में, दर्द में, सब में वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जी, एक बहुत गंभीर सवाल है सर। जैसे कि आपने कहा कि जो आदिवासियों के सुख दुख को समझने वाली सरकार अभी हम आपके पास में है, बीजेपी के पास में, तो जो हालात अभी बस्तर या फिर सरगुजा तरफ है, जो घटनाएं घट रही है या फिर जो फर्जी नक्सली बताकर जो आदिवासियों को मारा जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि वो नक्सली हैं, लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास प्रूफ है कि वो आदिवासी हैं। देखिए, नक्सलवाद जो है वास्तव में ऐसा नासूर है जिसका सभी लोग इलाज चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी उस नासूर को बार बार खोद के वहाँ से खून निकाल के उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप स्वयं जब भी बस्तर जाएंगे, बस्तर के आम आदिवासी भाइयों से आप पूछेंगे, उनके दर्द को आप जब समझेंगे तो आप पाएंगे कि आज वो भी नक्सलियों से पीड़ित हैं। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है विकास की धारा में बह रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो विकास की धारा में बह रहा है और वहीं बस्तर के कई क्षेत्र आज भी सड़कों से अनछुए हैं। आज भी वहाँ शुद्ध पीने का पेयजल उपलब्ध नहीं है। आज भी वहाँ पर मकान, रहने का पक्का मकान उपलब्ध नहीं है और उसका एकमात्र कारण वहाँ कनेक्टिविटी का ना होना है। एकमात्र कारण वहाँ नक्सलियों की जो उपस्थिति है वो है। और इसलिए हमारे अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये निर्णायक निर्णय लिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। और उन्होंने आह्वान किया कि यदि कोई नक्सली मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन यदि कोई नक्सली बंदूक दिखाकर हमको डराना चाहेगा तो उस बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। और वही नीति हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश की सरकार में विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी बंदूक का जवाब बंदूक से दे रहे हैं। कोई पुलिस वाला, कोई वहाँ का सीआरपीएफ पहले गोली नहीं चला रहा है। पहली गोली यदि चल रही है तो नक्सलियों की गोली चल रही है और उसका जवाब जो है हमारे सुरक्षा बल के जवान दे रहे हैं। मेरा सवाल अभी वही है सर, जो सुविधाएं वहाँ की जनता तक पहुँचना चाहिए, आदिवासियों तक पहुँचना चाहिए, वो पहुँच नहीं पा रही है। तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं कमी है जिसके चलते अभी तक उन लोग इसे नहीं? मैंने आपको बताया कि नक्सली जो है उस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। नक्सली जो है रोड रास्ता नहीं बनने देना चाहते। नक्सली नहीं चाहते कि हमारे अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी भाई पढ़ाई लिखाई कर सकें। इसीलिए वो अपना टारगेट पक्की सड़कों को करते हैं। पक्की सड़क नहीं बनना देना चाहते। वो वहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने वाले लोगों को तंगाते हैं, उनको भगाते हैं। वहाँ हमारे जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षक जाते हैं उन शिक्षकों को वो लोग भगाते हैं। स्कूलों को वो लोग बारूद से उड़ा देते हैं। ये नक्सलियों की सोची समझी चाल है कि विकास की धारा से आदिवासियों को उनसे दूर रखा जाए ताकि वो हमारे समर्थक बने रहें। क्योंकि आप ये निश्चित जानिए कि यदि कोई आदिवासी पढ़ लिख लेता है, यदि कोई आदिवासी सरकारी नौकरी में आ जाता है, कोई आदिवासी यदि शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहेगा, वो कभी नक्सली नहीं बनना चाहेगा। जी, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास मुख्य रूप से चुनौती क्या क्या जिनके ऊपर लगता है कभी आपको काम करने की ज़रूरत है? मुझको ऐसा लगता है कि आज भी हमारा जो आदिवासी वर्ग है उसको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं आज पूर्णतः नहीं मिल पाई हैं। जैसा कि जल, जंगल और ज़मीन हमारी मुख्य मांग है। ज़मीन जो हमसे अंग्रेज़ों के ज़माने में छीनी गई थी, हम चूंकि वन में निवास करते थे
और कांग्रेस की सरकार, अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में जब जंगल का कानून बनाया तो जो अधिकार हमको प्राप्त थे, जो हमारे ज़मीन थे जहां हम खेती किसानी करते थे, उनको उन लोगों ने जंगल की ज़मीन घोषित कर दिया, उनको उन लोगों ने सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया। ये अत्याचार, ये अन्याय अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया था और वो अन्याय आज भी दूर नहीं हो पाया है। उसको दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वनाधिकार का पट्टा दिया है, लेकिन उसके बाद भी बरसों बरस से जो हमारे ऊपर अन्याय हुए थे, बरसों बरस पहले जो हमारे खेती किसानी की ज़मीन को सरकारी ज़मीन, जंगल की ज़मीन घोषित किया गया था, उनको आज हम लाभ नहीं दे पाए हैं। उनको लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको लागू कराना आज भी हमारे लिए चुनौती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार लगी हुई है। पेशा के कानून हम बना रहे हैं, पेशा के कानून बनने चाहिए, पेशा पूरी तरह 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू होना चाहिए, ये भी हमारा प्रयास है। और मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ को चूँकि पहली बार हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, जो हमारे आदिवासी बेटा है, वो हमारी आदिवासी भावनाओं को समझते हुए हमारी पूरी मांगों को, हमारी पूरी समस्याओं को दूर करेंगे। जी, आपने पेशा कानून का जिक्र किया सर। कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून को प्रस्तावित करके उसको लागू किया था, तो क्या आपको लगता है उसमें बहुत सारी विवादें भी खड़ी हो गई थी, तो उसमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए कि उसमें कुछ बदलाव करके तत्काल? कांग्रेस ने पेशा कानून बना के लागू नहीं किया। देखिए, आपको याद होगा टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था और जो उन्होंने भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैंने जो पेशा कानून बनाया था, आदिवासियों के बीच बैठ के बातचीत करके उस पेशा कानून को, उसके पूरे मसौदे को आपके अधिकारियों ने बदल दिया। इसलिए आज मैं पंचायत मंत्री के रूप में आपके साथ नहीं रह सकता, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो कांग्रेस की सरकार ने केवल हमको झुंझुना पकड़ाया। हमारा प्रयास है कि हमारी सरकार पेशा के मूल मसौदे को लेकर काम करे और वास्तव में ग्राम पंचायत की जो भावना जो बरसों बरस हमारे समाज में रही है, जो हमारे देश में रही है, उस भावना के अनुरूप वो पेशा कानून बने, ये हमारा प्रयास है। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी टी.एस. सिंहदेव से, तो उनका कहना था कि जो 5 साल का कांग्रेस का है कार्यकाल, वो अभी स्वर्णिम अक्षर में लिखने के लायक है। हारी इसलिए है कांग्रेस क्योंकि हम लोग के अंदर पार्टी के भीतर आपसी मतभेद था, लेकिन काम चाहे किसान के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे उद्योगपतियों के लिए हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, बेहतर हुआ। आपको लगता है कि 5 साल वाकई में स्वर्णिम अक्षर में लिखने? बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी, उसके कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन किस प्रकार के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा वो भी समझने की आवश्यकता है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा रेत दलालों के लिए, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा शराब के कोचियों के लिए, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा शराब के जो 2-2 काउंटर एक दुकान में हुआ करते थे उसके लिए, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आदिवासी वर्ग से जो 32% का आरक्षण छीनने का कुत्सित प्रयास इन कांग्रेसियों ने किया उसके लिए, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण देने का झुंझुना दिखाया और अपने आदमी को ही हाई कोर्ट भेज के उस पर स्टे लगवाया, उसके लिए। ये सब चीज़ें यदि मैं बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी बात है। जो स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखने की बात टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे हैं, वो स्वर्णिम अक्षर नहीं, वो काला अक्षर होगा, वो काला अक्षर होगा। अमर जी के साथ भी हमारी चर्चा हुई थी सर, तो उनका ये आरोप है कि अगर बीजेपी सेंट्रल जो एजेंसियां हैं अगर छत्तीसगढ़ में ना भेजती और ज़बरदस्ती या फिर गलत इरादे के साथ अगर छापेमारी न करती, तो इस बार भी हमारा कांग्रेस की सरकार बनती। तो सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। अब आपको 2023 का वो दौर ध्यान है कि नहीं? कांग्रेस की सरकार जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आई थी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, उनका जो टैग लाइन था, आप उसी टैग लाइन को मैं बताना चाहता हूँ। यदि अमरजीत भगत जी कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, तो वो भी शायद काला चश्मा पहने हुए हैं, उस चश्मे को उतारने की ज़रूरत है। उनका जो टैग लाइन था कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, आप मेरे को बताइए कि कितना मीटर नया नाला, नया नरवा हम जिसको बोलते हैं नाला, कितना मीटर नया नाला कांग्रेस की 5 सालों में बना? घुरवा, कितने घुरवा मतलब पहले हम जहाँ खाद
इकट्ठा करते थे, खाद के लिए जो है कचरा फेंकते थे। कांग्रेस की उस सरकार में 5 साल में कितना वो खाद भंडार नया घुरवा बनाया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। गाय के लिए उन्होंने क्या किया, बाड़ी के लिए उन्होंने क्या किया। 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जो गोठान बना हुआ था, उस गोठान के बारे में भी जब आप बजट 5 साल का बजट आप पलटाओगे तो देखोगे कि उस गोठान के लिए एक नया पैसे का बजट प्रावधान उस सरकार ने नहीं किया था। मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार जो वित्त आयोग के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से जो पैसा भेजी थी, उस पैसे का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार ने गोठान में किया था। जबकि वो 15वां वित्त का जो पैसा था वो गांव के विकास में खर्च होना था। वो 15 वित्त का जो पैसा था वो वहाँ नाली के निर्माण में काम आना था, वो वहाँ हैंडपंप के निर्माण में, हैंडपंप की मरम्मत में काम आना था। उन पैसों का दुरुपयोग करके कांग्रेस की सरकार ने गौठान बनाया, और उस गौठान की क्या स्थिति है आज आप जाके देख सकते हैं। विजय शर्मा जी के साथ हमारा चर्चा हुआ था सर इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि जो मोदी जी का विज़न है 2047 एक डेवलप्ड कंट्री, तो हम छत्तीसगढ़ को भी एक उससे पहले डेवलप्ड छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। उसी दिशा में हमारा 1.5 साल का एक कार्यक्रम अभी तक चला रही है बीजेपी। आपको लगता है कि जो 1.5 साल का समय छत्तीसगढ़ में रहा है बीजेपी का, उसी रास्ते में आगे बढ़ी, या फिर भी सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल हो गया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेके काम करती है, और हमारा अगला लक्ष्य विकसित भारत तो है ही। विकसित भारत तभी होगा जब हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा, और उसी लक्ष्य को लेकर हम अपनी प्लानिंग, छत्तीसगढ़ की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी बेंगलुरु गए हुए थे। वहाँ उद्योगपतियों के साथ उनकी चर्चा हुई। उससे पहले भी बहुत सारे उद्योगपतियों को यहाँ रायपुर बुलवाया गया था, रायपुर में चर्चा हुई। वनौषधियों के बारे में चर्चा हुई, वनोपज के बारे में चर्चा हुई। कैसे हम छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उस बारे में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी लगे हुए हैं। वो भी लगातार सलाह मशवरा लेते रहते हैं। वो भी बहुत सारी एजेंसियों से, बहुत सारे व्यक्तियों से बातचीत करते रहते हैं, और कोई ना कोई प्लानिंग वो बनाते रहते हैं। तो आप ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो मंजिल लेके चल रही है, वो मंजिल हमारी है कि 2047 तक कैसे हम अपने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएं, कैसे छत्तीसगढ़ हमारा 2047 तक एक विकसित राज्य की श्रेणी में आए, ये भी हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस लगातार बोलती आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इस बार अगर जो नगर निगम का चुनाव होगा उसमें साफ साफ जनता अपना आक्रोश दिखाएंगी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि 10 से 10 नगर निगम में बीजेपी अपना परचम लहराई है। तो क्या लगता है कि ये सुशासन का असर है कि कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही थी उसको जनता ने नकारा है? देखिए, विष्णुदेव जी का जो सुशासन है उसका निश्चित रूप से असर है। हालांकि शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमेशा रहा है, तो आप लोगों को मालूम ही है। 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, और उसी के कारण भूपेश बघेल ने डर कर डायरेक्ट चुनाव नहीं कराया था। भूपेश बघेल की सरकार ने पिछला जो नगर निगम का चुनाव था वो इनडायरेक्ट कराया था। उसका कारण ही यही था कि उनको मालूम था कि यदि डायरेक्ट चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो शहरों में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहता है। आज जो है ग्रामीण इलाकों में, जिसको लोग कहते थे, मीडिया के लोग कहते थे कि ये छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस की परिवेश का प्रदेश है, उस परिवेश को बदलने का काम यदि किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। 33 जिलों में आज 30 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसको मैं ऐतिहासिक विजय मानता हूं, और निश्चित रूप से इसका कारण विष्णु जी का सुशासन तो है ही, साथ ही मोदी जी की जो गारंटियां थी जिनको भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार पूरी कर रही है, चाहे वो किसानों को 2 साल के बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, और महिलाओं को जो हम, बहनों को जो हम महतारी वंदन सम्मान 1000 रुपये दे रहे हैं उसकी बात हो। इन सब कारणों से समेकित जो विकास क्षेत्र में हुआ है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये ऐतिहासिक विजय नगरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राप्त हुई है। जी, अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है सर रोज़गार को लेकर, क्योंकि अभी बेरोज़गार युवक इतने सड़क में आ रहे हैं, या फिर हम देखते हैं सर्वे करते हैं, फिर फील्ड में रहते हैं, तो उनका जो, जैसे कि भी धरना पर बैठे हुए हैं बीएडधारी सहायक शिक्षक संघ पंचायत सचिव, तो
क्या कुछ समाधान नहीं निकल सकता? जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहिए, लेकिन जो रोजगार है उन्हीं को निकाला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझको याद है बीएड शिक्षकों का मामला, तो ये पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों के कारण ये स्थिति बनी है। पूर्व सरकार ने यदि समय रहते और उन गलतियों को सुधार लिया जाता तो आज हमारे वो बीएड धारी भाई लोग अपने उस रोजगार से वंचित नहीं होते। हालांकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या तो है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, लेकिन उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जो है वो योजना बना रही है। रोजगार के नए अवसर पैदा हों, सबको सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती, स्वरोजगार के भी नए अवसर पैदा हों, उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। सरकारी नौकरियों में भी लगातार वृद्धियां हुई हैं, लगातार सरकारी भर्तियां चालू हुई है। आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी देखा होगा कि लगातार अभी भर्तियां चल रही, चाहे पीएससी की भर्ती हो, चाहे अभी पीएचई और इरिगेशन में सब इंजीनियर की भर्ती हो, तो लगातार भर्तियां चल रही है। सरकार दोनों तरीके से प्रयास कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ भी जोड़ना है, उनको स्वरोजगार के साथ भी जोड़ना है, ताकि उनकी बेरोजगारी समाप्त हो। जी, बेरोजगारी समाप्त हो। सर, एक और आरोप बहुत बड़ा आरोप लगा रही कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में जो बिहार तिहार मनाया जा रहा है, फिर जो छठ तिहार मनाते हैं, फिर जो चेट्टी चंड मनाते हैं, ये सब अन्य राज्यों की हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, फिर छत्तीसगढ़ी त्यौहार को बाहर में मनाते हैं, तो बीजेपी ऐसा कि इसलिए करी ताकि संतुष्ट कर सके बिहार की जनता को या फिर छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा भारत एक है। क्यों हम मराठा दिवस न मनाएं, क्यों हम बिहार दिवस न मनाएं, क्यों बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस न मनाया जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस नहीं मनाया जा सकता? मनाया जा सकता है। जहाँ जहाँ हमारे छत्तीसगढ़िया भाई रहते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाए। जहाँ जहाँ हमारे बाहर के प्रांत के भाई लोग रहते हैं वहाँ उनका भी त्यौहार मनाया जाए। हम एक दूसरे के त्यौहार को अपना त्यौहार समझ के, अपना त्यौहार मान के मनाएं, तभी ये देश एक होगा, तभी ये राष्ट्र एक होगा। कांग्रेस तो सदैव से मानते आई है कि ये भारत जो है वो कभी राष्ट्र नहीं रहा है। आपने कभी राहुल गांधी जी का उद्बोधन भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये विभिन्न प्रांतों का एक राष्ट्र है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत जो है आज से नहीं, सदियों से ही एक राष्ट्र के रूप में रहा है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर इधर गुजरात तक ये जो भूभाग है, ये भूभाग हिंदुस्तान के रूप में बरसों बरस से विराजमान रहा है। और उस विराजमान रहने का एकमात्र कारण ये रहा है कि हमारी जो विभिन्नताएं थी, उन विभिन्नताओं में एकता थी। कांग्रेस ने उन विभिन्नताओं को तोड़ने का प्रयास किया है, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी वापस जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका दर्द कांग्रेसियों को हो रहा है और ये दर्द होना चाहिए। जी, अगर विकास मरकाम जी राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते? अब ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि बचपन से ही राजनीति से जुड़ा हूँ। हालांकि राजनीति में यदि नहीं आया रहता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में रहता, क्योंकि एमए अर्थशास्त्र किया हुआ हूँ। और यदि शासकीय नौकरी की तरफ प्रयास करता तो निश्चित रूप से उधर भी कुछ ना कुछ हासिल जरूर होता। जी, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। ऐसा अलग से और कोई महत्वाकांक्षा तो ऐसी है नहीं। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की है, और जो आपका अनुभव है, अभी जो अभी तक आपको सफलता मिली है, उपलब्धि में, इसको हम हमारे साथ शेयर की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो दूरांचल में रहते हैं ऐसे युवा आदिवासी, उनको? मैं अपने आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि बहकावे में ना आए। आज जो है आदिवासी समाज को तोड़ने का बहुत सारा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो अहिंदू गतिविधियों के माध्यम से हो। बहुत प्रयास आदिवासियों को तोड़ने का हो रहा है। आदिवासी समाज जो है सदैव हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा रहा है। हिंदू समाज का जड़ हमारा ये आदिवासी समाज रहा है, तो अपने उस जड़ के साथ, अपने उस मूल के साथ हमको रहना है। आज के इस अवसर पर मैं अपने आदिवासी भाइयों से केवल इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
तो आप सुन रहे थे विकास मरकाम जी को, जिनका कहना है कि आदिवासियों को बंटना नहीं है, एक रहना है। जो बीजेपी की सरकार है उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करे जो उनके हित के लिए हो। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।